हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पराशर हवेली में काफ़ी रौनक छाई हुई थी। इस तरह की चहल पहल प्राय हवेली में तभी देखी जाती थी जब कोई तीज त्योहार हो। इस वक्त मुक्ता हवेली के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और सामने ही अपनी टेबल पर सारा सामान फैलाया हुआ था। घर के सभी लोग मुक्ता के आसपास उसे घेर कर बैठे हुए थे। तभी चाची शीतल मुक्ता से कहती है, मुक्ता, आप खुद एक डिज़ाइनर हैं। यह बताइए कि आप अपनी सगाई और शादी के कपड़े भी खुद ही डिज़ाइन करेंगी या किसी और डिज़ाइनर से लेंगी। तभी सरस्वती मुस्कुराते हुए कहती है, देखिए मुक्ता, शीतल का सवाल एकदम सही है। आप हमें अभी बता दीजिए, क्योंकि फिर हमारे पास सवाल यह भी है कि हमारे लिए कपड़े आप डिज़ाइन करने वाली हैं या हम भी किसी डिज़ाइनर को अपने लिए फ़ाइनल कर लें। सरस्वती के ऐसा कहते ही शीतल और सरस्वती दोनों हंसने लगती हैं। वह दोनों मिलकर मुक्ता को छेड़ रही थी। मुक्ता उनकी शरारत को अच्छी तरह समझ रही थी। अब मुक्ता कहती है, जैसा आप कहें वैसा हो जाएगा। जहाँ तक हमारी खुद की सगाई और शादी के कपड़ों की बात है तो हमने उनके ड्राफ्ट पहले ही तैयार किए हुए हैं। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे ड्राफ्ट तैयार किए हैं, और वह भी अपने सभी परिवार वालों के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको उनमें से ही अपने लिए ड्रेस पसंद आ जाएगी। ऐसा कहकर मुक्ता अपनी जगह से उठती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। फिर वहाँ से कुछ फाइलें लेकर आ जाती है। उन्हें अपनी चाची और ताई की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, अभी तक यह डिज़ाइन मार्केट में लॉन्च नहीं किए गए हैं, क्योंकि यह खास मेरे अपनों के लिए हैं। कहने का मतलब यह डिज़ाइन एकदम नए हैं, आपके मारवा परिवार को बराबरी की टक्कर देंगे। ठीक इसी वक्त शीतल फिर से छेड़ते हुए कहती है, हमारा हमारा परिवार या आपका होने वाला ससुराल। अब मुक्ता के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वह कहती है, दोनों चाची जी। शीतल फिर से चुटकी लेते हुए सरस्वती की तरफ देख कर कहती है, वैसे हमारी मुक्ता हमेशा से ही काफ़ी तेज़ है, यह तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन इतनी तेज़ कि अपनी और हमारी ड्रेस पहले से ही ड्राफ्ट करके रखी हैं। इस बार मुक्ता को शीतल की बात पर हंसी आ जाती है और वह अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। फिर अपनी हंसी को रोकते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे से कहती है, अब आप इन्हें देख लीजिए और आपको जो अच्छे लगे वह फाइनल कर लीजिए। उसके बाद सुनील जी से कहकर उन्हें हमारी टीम तक पहुंचा दीजिए। टीम उन्हें जल्द से जल्द तैयार कर देगी। ठीक इसी वक्त आदित्य पराशर भी वहाँ आ पहुँचता है। आदित्य मुक्ता से कहता है, पहले आप हमारे पास आइए, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आदित्य के बुलाने पर मुक्ता अपनी जगह से उठती है और आदित्य के पास पहुंच जाती है। आदित्य वहीं चेयर पर बैठ जाता है और मुक्ता को इशारा करके साथ वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। इस तरह सुबह सुबह अचानक से आदित्य का सबके बीच में चले आना सभी को हैरत अंगेज कर देता है। इस वक्त सभी का ध्यान आदित्य पर था। इसके बाद आदित्य कहता है, आप सभी के लिए भी एक ज़रूरी संदेश है। आदित्य की बात सुनने के लिए सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखते हैं। आदित्य कहता है, आज से 3 दिन बाद मारवा हाउस में एक फंक्शन है। वह कहते हैं कि हम सभी इस फंक्शन में उपस्थित रहें। यह रिश्तेदारी का मामला है, इसलिए हम सभी का वहां जाना अनिवार्य है। अब क्योंकि हमारी मुक्ता का बर्थडे भी उसी दिन है, इसलिए वह लोग चाहते हैं कि हम मुक्ता का बर्थडे भी वहीं पर सेलिब्रेट करें। वह नहीं चाहते कि मुक्ता का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम उस फंक्शन को अवॉइड करें। फिर एक पल खामोश रहने के बाद आदित्य गंभीर होते हुए आगे कहता है, यह शायद प्रीति और ओमकार के लिए किसी तरह की सरप्राइज़ पार्टी है, इसलिए मुक्ता खासकर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके बारे में आप पहले से आपके सनी मारवा जी या फिर अपने किसी भी दूसरे दोस्त से कोई बात ना करें। फिर सभी की तरफ देखते हुए आदित्य आगे कहता है, क्योंकि आप सभी को मारवा हाउस जाना है, इसलिए हमारी सलाह है कि आप सभी जो ड्रेस अपनी मुक्ता की सगाई के लिए पहनने की सोच रहे हैं उसे मारवा हाउस के फंक्शन में पहने। फिर मुक्ता की तरफ देखते हुए कहता है, और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा की तरह बिल्कुल राजकुमारी लगे। आप अपनी सगाई के लिए दोबारा कोई ड्रेस तैयार कर लीजिएगा। फ़िलहाल आपने जो भी ड्रेस अपने लिए तैयार की है उसे आप अपने जन्मदिन पर पहने। उस दिन उनके सभी रिश्तेदार वहाँ आएंगे और आपको पहली बार देखेंगे।
मारवा परिवार की होने वाली बहू का इम्प्रेशन किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए। आपके बाकी सभी दोस्त और हमारे बाकी सभी रिश्तेदार व सभी जानकार भी आपकी जन्मदिन पार्टी मारवा हाउस में ही अटेंड करने वाले हैं। फिर दोबारा से सभी की तरफ देख कर कहता है, इसलिए किसी भी तरह की तैयारी में कोई कमी ना रखी जाए। आप सभी के पास 3 दिन हैं। पराशर परिवार की शान के हिसाब से अच्छा चुनाव करें। आखिर हम सभी को अपनी बेटी की होने वाली ससुराल में जाना है। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आदित्य मुक्ता के सिर पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। मुक्ता एक पल के लिए आदित्य के चेहरे को देखते रह जाती है। उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आदित्य को मुक्ता से दूर होने के ख्याल अभी से परेशान करने लगे हैं। आदित्य खुश होने के साथ साथ दुखी भी है। आदित्य के जाते ही मुक्ता के भाई उठकर उसके पास आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। सबसे पहले निशांत कहता है, बताइए आपको आपके जन्मदिन पर क्या चाहिए। तभी प्रशांत कहता है, तोहफा अपने भाई की हैसियत को ध्यान में रख कर मांगिएगा। उसकी बात सुनते ही बाकी सभी हंसने लगते हैं। अब सबसे बड़ा भाई पीयूष कहता है, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको जो भी चाहिए आप मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। मुक्ता अपनी जगह से खड़ी होती है और उन चारों के बीच से बाहर निकल जाती है और फिर कहती है, हम सोचकर आपको बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। अभी आप सभी मारवा हाउस चलने के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। आपसे भेंट तो हम कभी भी मांग सकते हैं, लेकिन मारवा हाउस जाने के लिए समयबद्ध हैं आप सभी। ऐसा कहकर मुक्ता वहां से चली जाती है। मुक्ता के जाने के बाद सरस्वती अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, हमारी मुक्ता की ज़िंदगी को सदा खुशियों से भरा रखे। तभी शीतल सरस्वती को अपनी दोनों बाहों से पीछे की तरफ से पकड़ते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारी मुक्ता है ही इतनी अच्छी कि भगवान की कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी। इसके बाद शीतल सरस्वती के सामने की तरफ आ जाती है और कहती है, हमें सिर्फ अपने कपड़े ही नहीं बल्कि उन सभी उपहारों की भी व्यवस्था करनी होगी जो मारवा परिवार के लोगों को हमें देने होंगे। सरस्वती कहती है, मैंने इस बारे में पहले ही सोचना शुरू कर दिया है। चाहे वह लोग यहाँ आए या हम लोग वहाँ जाएं, मुक्ता के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें उपहार देना तो बनता ही है। ठीक इसी वक्त उछलते हुए नीलम वहाँ पहुँचती है और कहती है, क्या आप लोगों ने मुक्ता दीदी के साथ साथ हमारे लिए भी वहाँ कोई लड़का देख लिया है। नीलम की बात सुनकर शीतल और सरस्वती के साथ साथ बाकी सब भी उसी की तरफ देखने लगते हैं। नीलम सभी की तरफ घूरती हुई आंखों को देखकर जवाब देती है, हमें घूरना बंद कीजिए, हम भी यहाँ से मुक्ता दीदी के साथ ही जाएंगे। अब हमें वहाँ किसी ने ऐसे ही रखने से मना कर दिया तो इसलिए हमारे लिए भी लड़का ढूंढना बनता ही है। अब नीलम की बात पर सभी हंसने लगते हैं। तभी शीतल कहती है, वहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं, हमें नहीं लगता कि वहाँ मुक्ता को आपकी याद भी आएगी। यह सुनते ही नीलम का चेहरा उतर जाता है। तभी सरस्वती हंसकर नीलम के सिर पर हाथ रख कर उसे हिलाते हुए कहती है, अभी आपकी शादी की उम्र नहीं हुई, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मुक्ता दीदी की लाडली। कौटिल्य का कमरा। देर रात तक काम करते रहने की वजह से सुबह कौटिल्य की आंख नहीं खुली। उसे सोते हुए ही कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वह किसी तरह अपनी बंद आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बिस्तर से उठ खड़ा होता है और जाकर दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे ठीक सामने भूमि खड़ी हुई दिखाई देती है। भूमि कहती है, तो तुम सोए हुए हो, इसलिए प्रीति ने मुझे भेजा है तुम्हें ले आने के लिए। कौटिल्य की नींद अभी भी नहीं उतरी थी। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि भूमि क्या बोल रही है। भूमि कौटिल्य की हालत देखकर समझ गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वह कौटिल्य के कमरे में मौजूद एक चेयर पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। फिर कौटिल्य से पूछती है, क्या तुम्हें समझ आया कि मैंने क्या कहा। कौटिल्य अपनी गर्दन ना में हिला देता है। भूमि कौटिल्य के इस जवाब पर अपने हाथ के अंगूठे और उंगली से एल की शेप बनाते हुए उंगली को माथे पर और अंगूठे को ठोडी पर रख लेती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, तुम 2 मिनट लो और जाकर फ्रेश हो जाओ ताकि तुम्हें मेरी बात समझ आए
कि मैं क्या कह रही हूँ। कौटिल्य भूमि के ऐसा कहने के बाद भी करीब 1 मिनट तक अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। उसके बाद कहीं जाकर उसे अपनी स्थिति और भूमि की कही हुई बात समझ आती है। फिर वह बाथरूम की तरफ चला जाता है। 5 मिनट बाद वह बाहर आता है। भूमि अभी भी अपनी ही जगह पर बैठी हुई थी। अब कौटिल्य मुस्कुराकर कहता है, शायद आज का दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है। भूमि कौटिल्य को घूर कर देखती है। कौटिल्य अपनी बात को बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि बिजी होने वाला है। भूमि कौटिल्य की बात का मतलब अच्छी तरह समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए भूमि कहती है, प्रीति तुम्हें कई बार मैसेज कर चुकी है, कॉल भी कर चुकी है, लेकिन जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने मुझे कॉल की और मैंने प्रीति से कहा कि मैं तुम्हें साथ में लेकर आती हूँ। अब अपना लैपटॉप उठाओ और मेरे साथ चलो। कौटिल्य को सभी बातें सुनाई आ रही थी, लेकिन अभी भी वह कही हुई बात का कोई भी अर्थ निकालने की स्थिति में नहीं आया था। वह चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर भूमि के साथ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह दोनों प्रीति के पास सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। सनी का कमरा। ओमकार सनी के कमरे के दरवाजे पर खटखटाना शुरू करता है। सनी अभी भी गहरी नींद में था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनकर वह अपनी आंखों को रगड़ते हुए उठ खड़ा होता है। सनी दरवाजे पर पहुंच पाता इससे पहले ही ओमकार दरवाजे को और भी ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर देता है। शनि अंदर से आवाज़ देते हुए कहता है, आ रहा हूँ। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो 2 मिनट भी इंतज़ार नहीं हो रहा। सनी को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर कौन हो सकता है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसे अपने सामने ओमकार खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ और कुछ गुस्से से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही सनी की नींद एक झटके में गायब हो जाती है। वह कहता है, तुम? मुझे लगा पता नहीं कौन है। क्या मैं उठने में बहुत लेट हो गया हूँ? ऐसा कहकर सनी वॉल पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, मैं लेट नहीं हुआ हूँ, आज तुम जल्दी हो। ओमकार कुछ नहीं कहता, बस जाकर सनी के बेड के एक कोने पर बैठ जाता है। अब सनी पूछता है, क्या हुआ? अभी भी प्रीति की नाराज़गी खत्म नहीं हुई? ओमकार बड़े ही भारी मन से जवाब देता है, यार मैं उसके उठने के टाइम से पहले उठकर उसके कमरे पर चला गया था। दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा अच्छा ही है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, प्रीति मुझे कमरे में अंदर आने से नहीं रोक पाएगी। मैं खुशी खुशी अंदर चला गया। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। सनी ओमकार के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, आगे भी बोलो। ओमकार कहता है, क्या बोलूं दोस्त, वह मेरे आने से पहले ही कमरे से जा चुकी थी। मैंने उसे हर जगह अच्छी तरह ढूंढा, कमरे में, बालकनी में, बाथरूम में। सनी हैरान होते हुए कहता है, बाथरूम में भी? ओमकार उसे घूरते हुए कहता है, हाँ बाथरूम में भी कोई नहीं था। फिर सनी के खुले हुए मुंह को अपने हाथ से बंद करते हुए कहता है, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, अगर वह उसमें होती तो दरवाज़ा बंद होता। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सनी अटकते हुए धीरे धीरे पूछता है, क्या तुमने उसे फ़ोन किया? ओमकार कहता है, हाँ कई बार किया। कभी उसका नंबर बिजी आता है तो कभी सिर्फ रिंग जाती है और वह कॉल उठाती ही नहीं। अब सनी भी ओमकार के पास बैठ जाता है और कहता है, ऐसा भी क्या हुआ है प्रीति को जो वह बताने के लिए ही तैयार नहीं? ओमकार कहता है, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया बसाने से पहले ही उजड़ी जा रही हो। अब दोनों दोस्त चुप हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तभी सनी और ओमकार एक साथ बोल पड़ते हैं। ओमकार के मुंह से अनिका दी और सनी के मुंह से अनिका भाभी निकल पड़ता है। अब सनी कहता है, प्रीति उनसे कोई बात नहीं छुपाती। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम उनसे मदद मांगोगे तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकल जाएगा। अब ओमकार कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इससे ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। मुझे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने के लिए उनसे बात करनी ही होगी। आखिर वह मेरी प्यारी बहन है। अपने भाई के लिए इतना तो करना बनता ही है। सीक्रेट अंडरग्राउंड।
प्रीति इधर से उधर बेचैन टहल रही थी। जैसे ही भूमि और कौटिल्य को अपनी आंखों के सामने देखती है, 2 कदम बढ़ाकर उनके पास पहुंच जाती है और कहती है, मैं कब से आप दोनों का इंतज़ार कर रही हूँ। भूमि कहती है, अब बताओ क्या बात है। प्रीति अपनी तरफ से सारी बात बता देती है और फिर कहती है, उसे होश आ गया है। अगर वह हमारी मदद करे तो हम लच्छों का स्केच बना सकते हैं। ऐसा कहकर प्रीति मुड़ती है और एक कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे तक पहुंचकर उसका दरवाज़ा खोलकर वह अंदर जाती है। भूमि और कौटिल्य भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच जाते हैं। यह कमरा किसी भी मायने में एक अच्छे अस्पताल के बेहतरीन कमरे से कम नहीं था। बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसके शरीर के साथ सभी ज़रूरी मशीनरी जुड़ी हुई थी, जो उसकी शारीरिक क्रियाओं का आकलन बता रही थी। प्रीति उसके सिरहाने के पास मौजूद एक स्टूल पर बैठ जाती है और फिर उससे कहती है, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। पेशेंट आँख खोलती है और फिर अपनी भारी आंखों को दोबारा से बंद कर लेती है। प्रीति उसके चेहरे को अपने हाथों की उंगलियों से थपथपाते हुए दोबारा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वह कुछ बोल नहीं पाती। जब प्रीति तीसरी बार कोशिश करती है तो वह मरीज कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन गले से आवाज़ बाहर आती हुई सुनाई नहीं आती। प्रीति कहती है, तुम ज़्यादा देर तक बीमार होने का नाटक करके बच नहीं सकती। तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने ही होंगे और हमारी मदद करनी ही होगी। प्रीति को अपने मरीज के साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए देखकर भूमि प्रीति का हाथ पकड़ देती है और उसे उठाकर बाहर ले जाती है। भूमि के साथ साथ कौटिल्य भी उनके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। भूमि प्रीति के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही आराम से कहती है, क्या हो गया है तुम्हें। यह तुम किस तरह का बर्ताव कर रही हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है वह होश में आ चुकी है, लेकिन बात करने की स्थिति में अभी भी नहीं है। इस तरह उसकी सेहत और बिगड़ सकती है। अब प्रीति जवाब देती है, उसकी सेहत बिगड़ने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उसे जानकारी हासिल करनी है। भूमि प्रीति की बात सुनकर उसका चेहरा देखती ही रह जाती है। प्रीति हाजिर जवाब थी, लेकिन उसका दिल वाकई काफ़ी कोमल था। उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भूमि प्रीति की बात सुनकर उसका चेहरा देखती ही रह जाती है। प्रीति हाजिर जवाब थी, लेकिन उसका दिल वाकई काफ़ी कोमल था। उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भूमि प्रीति से बड़े ही प्यार से कहती है, तुम ठीक हो ना। क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। भूमि की इस तरह की बात सुनकर प्रीति को अपनी स्थिति का भान होता है। वह अपना एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। उसके बाद वहीं मौजूद सोफे पर बैठ जाती है। अब भूमि प्रीति के एक तरफ सोफे पर बैठते हुए उससे कहती है, अच्छा यह बताओ, वह बातचीत कर सके ऐसी हालत में कब तक आ जाएगी। प्रीति जवाब देती है, 24 से 36 घंटे लग जाएंगे। अब प्रीति के दूसरी तरफ कौटिल्य बैठ जाता है और प्रीति से कहता है, हमारे पास काफ़ी वक्त है। उसके ठीक होने के बाद हम उससे जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे ठीक ठीक याद है, भूमि ने मुझे बताया था कि जब उसे यहाँ लाया गया तो वह काफ़ी डरी हुई थी। मुझे नहीं लगता उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करने की ज़रूरत पड़ेगी। वह आसानी से हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। अब भूमि प्रीति को समझाते हुए कहती है, देखो, अगर अभी हम उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे और किसी तरह डर की वजह से उसकी हालत और ख़राब हो गई अथवा उसकी जान चली गई, तब हमें न ही जल्दी और न ही देर में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकेगी। इसलिए तुम्हें और हमें धैर्य से काम लेना होगा। प्रीति की हालत को देखकर कौटिल्य को भी काफ़ी अजीब लगता है। इस तरह के व्यवहार की उसने प्रीति से कभी भी उम्मीद नहीं की थी। कौटिल्य आंखों ही आंखों में भूमि से कुछ कह देता है। भूमि पलकें झपकाकर ठीक है कहती है। कुछ पलों की खामोशी के बाद भूमि प्रीति से कहती है, देखो, 2 बातें हो सकती हैं जिससे तुम्हारा ध्यान भट जाए। पहला, तुम्हारे पास और भी दूसरे पेशेंट हैं जिन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी तुमने अपने सिर पर ली है। या तो तुम उनके इलाज पर अपना ध्यान लगाओ, और दूसरा, अगर तुम्हारा मूड बहुत ख़राब है तो तुम मेरे साथ चलो। आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। कहो कैसा रहेगा।
प्रीति भूमि की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी भूमि आगे कहती है, तुम कहो तो मैं ओमकार को भी साथ ले चलती हूँ। अब प्रीति झट से कहती है, नहीं, मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना। यह सुनते ही भूमि को यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उसका शक बिल्कुल सही है। प्रीति का मूड खराब होने की वजह ओमकार ही है। अब वह मन ही मन तय करती है कि वह जाकर ओमकार से बात करेगी कि उसने उसकी चहेती प्रीति का मूड क्यों खराब किया है। अब भूमि कहती है, ठीक है, तुम ही तय करो कि आगे क्या करना है। प्रीति कहती है, हमारे पास वक्त कम है, अभी हम आउटिंग पर नहीं जा सकते। वैसे भी आपकी भी ऑफिस से बहुत ज़्यादा छुट्टी होने लगी हैं। हम आउटिंग पर फिर किसी दिन चलेंगे। अभी जाकर मैं अपने दूसरे पेशेंट को देख लेती हूँ। भूमि प्रीति के सिर पर हाथ रखती है और उसे उसके चेहरे तक ले आती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, जैसा तुम सही समझो। इसके बाद प्रीति को वहीं छोड़कर कौटिल्य और भूमि वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। डाइनिंग हॉल। इधर कौटिल्य और भूमि चलते हुए डाइनिंग हॉल तक पहुँच जाते हैं। वहीं भूमि अपना फ़ोन निकाल कर ओमकार को फ़ोन मिलाती है। ठीक इसी वक्त ओमकार और सनी सामने से डाइनिंग हॉल में एंट्री करते हैं। ओमकार जैसे ही अपना फ़ोन देखता है तो उस पर भूमि का नाम दिखाई देता है। वह फ़ोन उठाता है। उससे पहले ही उससे अपने सामने ही भूमि दिखाई देती है। वह फ़ोन कट करके सनी के साथ भूमि के पास पहुंच जाता है। ओमकार के सामने आते ही भूमि आओ देखती है ना ताओ उसका कान पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने मेरी प्यारी सी बहन प्रीति को परेशान क्यों किया है। ओमकार भूमि के हाथ पर अपना हाथ रख लेता है और अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए भूमि से विनती करने लगता है, भूमि दी, प्लीज़ छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। भूमि कहती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तब कान छोड़ूंगी। ओमकार कहता है, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। कब से उसके आगे पीछे चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वह कुछ बताने के लिए ही तैयार नहीं है। प्लीज़ छोड़ दीजिए, उसके बाद पूरी बात बताऊँगा, प्लीज़। भूमि दी, प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है। अब भूमि उसका कान छोड़ देती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें यही ना पता हो कि वह प्रीति क्यों परेशान है। इतना तो मुझे भी पता चल गया कि उसकी परेशानी की वजह तुम ही हो, और तुम्हें यह नहीं मालूम कि वह तुम्हारी वजह से परेशान क्यों है। अब सनी ओमकार की पैरवी करते हुए कहता है, भूमि दी, यह सच कह रहा है। प्रीति इसका फ़ोन नहीं उठा रही, बात भी नहीं कर रही, यहाँ तक कि मिल भी नहीं रही। एक ही घर में रहते हुए प्रीति को ढूंढना मुश्किल हो गया है। आप खुद सोचो, इतनी सुबह सुबह हम सभी में से केवल यही नहा धोकर सज संवर कर क्यों दिखाई दे रहा है। इतनी जल्दी उठकर यह प्रीति के कमरे में गया था ताकि उससे बात कर सके, लेकिन वह इससे भी एक कदम आगे है। उसके पहुंचने से पहले ही वहां से चली गई। अब भूमि सनी से कहती है, वैसे तो इसकी तरफदारी करने के लिए मैं तुम्हारा भी कान मरोड़ती, पर तुम्हारी बात मुझे सही लग रही है, तो तुम दोनों का कहना है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। अब ओमकार कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, कुछ कुछ पता है, लेकिन वजह वही है या कुछ और है, यह समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। अब भूमि हैरान होकर ओमकार के चेहरे की तरफ देखती है। ओमकार कहता है, आप हमारे साथ आगे बैठकर बात करते हैं। तभी कौटिल्य कहता है, तुम तीनों बात करो, मुझे कुछ और ज़रूरी काम निपटाने हैं। भूमि अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कौटिल्य वहाँ से चला जाता है। अब भूमि, सनी और ओमकार तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। इसके बाद सनी और ओमकार बारी बारी से पूरी बात बड़े ही विस्तार से भूमि को कह सुनाते हैं, जिसके अंतर्गत वह प्रीति पर हमले की और ओमकार की माफ़ी मांग लेने की बात भी बता देते हैं। भूमि उनकी सारी बातें सुनने समझने के बाद खामोश होकर सोचना शुरू कर देती है कि किस तरह उसने प्रीति के कमरे में ओमकार को देखा था, और उनके कमरे के हालात को देखकर वह यह बात अच्छी तरह समझती थी कि प्रीति ओमकार को बेहद चाहती है। इसके अलावा भूमि यह बात अच्छी तरह समझती थी कि प्रीति एक संवेदनशील लड़की है। अभी भूमि अपने मन में सारी बातों का आकलन ही कर रही थी कि इतने में सनी कहता है, हम इसी बारे में मदद मांगने के लिए अनिका भाभी के पास जा रहे थे। प्रीति से सच जानने का अब हमारे पास वही एक रास्ता बचा था,
लेकिन हमारी जो मदद अनिका भाभी कर सकती हैं वह तो आप भी कर सकती हैं। अब ओमकार गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ भूमि दी कुछ कीजिए। ओमकार के चेहरे की मायूसी और आंखों की हल्की हल्की नमी देखकर भूमि का दिल पिघल जाता है। अब भूमि कहती है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं पता करती हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भूमि अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और चल पड़ती है। चलते चलते उसके मन में लगातार यही ख्याल चल रहा था कि उनकी सगाई पास है और यहाँ यह दोनों किसी अलग ही तरह की दुविधा में उलझे हुए हैं। इस तरह तो सगाई का सारा मज़ा खराब हो जाएगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। सीक्रेट रिसर्च लैब, मारवा हाउस। अनिका एक चेयर पर बैठ जाती है। उसकी निगाहें एकदम सामने की तरफ टिकी हुई थी। उसकी स्थिर आंखों को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता था कि लगातार उसके दिमाग में कोई न कोई विचार प्रक्रिया कर रहा है। जब कुछ देर तक वह इसी तरह बैठी रहती है, तब एनी उसके पास आती है और वहीं खड़ी हो जाती है। एनी इसलिए चुपचाप खड़ी होती है क्योंकि वह अनिका की सोच में किसी भी तरह का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहती थी। वह इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि यदि अनिका कुछ सोच रही है तो निश्चित तौर पर ही वह इस विकट समस्या का कोई न कोई हल निकालने की कोशिश कर रही है। तभी अनिका को इस बात का एहसास होता है कि एनी उसके पास खड़ी है और वह उससे कुछ कहना चाहती है। अनिका एनी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? एनी जवाब देती है, आपकी और मेरी गति के तेज होने से हम हमारा काम जल्दी निपटा सकते हैं और अभी हमने अपना काम ख़त्म भी कर लिया है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए हमें रसायन प्रक्रिया के पूरे होने तक रुकना होगा। रसायन प्रक्रिया की गति को हमारी स्पीड बढ़ा नहीं सकती। हमें अपने अगले चरण पर काम करने के लिए कुछ घंटे तक इंतज़ार करना ही होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तब तक आप जाकर आराम कर लें। अनिका बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। तभी एनी आगे कहती है, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। अनिका कहती है, पूछो एनी। एनी कहती है, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी तथ्य पर गहन अध्ययन हो रहा है। यदि वह हमारे काम से संबंधित है तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वह क्या है? अनिका लंबी गहरी सांस लेती है और उसे छोड़ते हुए एनी से कहती है, हाँ एनी, तुम इस बारे में जान सकती हो। दरअसल अभी हमारे पास जो सैंपल है उससे ना जाने कितने रिजल्ट निकलेंगे और उन्हीं परिणामों के आधार पर ना जाने कितनी दिशाएं खुलेंगी। अगर हम हर एक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह भी हो सकता है कि दुश्मन इसे किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा हो और हम कोई नई चीज़ ईजाद कर बैठें, वह भी ऐसी कोई चीज़ जिसकी हमें इस समय कोई आवश्यकता ही ना हो। फिर एक पल रुककर दोबारा कहना शुरू करती है, एनी, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। हमें एक बार में ही सही दिशा पकड़नी होगी, नहीं तो हम हमारा अगला निशाना लगाने से चूक जाएंगे। दुश्मन हमारे गिरफ्त में आते आते निकल जाएगा। अब एनी कहती है, तब क्या मैडम, हमें इसे छोड़ देना चाहिए? अनिका जवाब देती है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। यही एक क्लू है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए यह पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि दुश्मन इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। अब एनी पूछती है, तो फिर मैडम, अब हम क्या करने वाले हैं? अनिका जवाब देती है, अगर कुछ और सैंपल हमारे हाथ लग जाएं तो हमारे लिए मंजिल तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाएगा। तब हमारे पास दिशा होगी, बस हमें उसी दिशा में आगे बढ़कर खोज करनी होगी। अब एनी कहती है, मैं कुछ समझी नहीं मैडम। अनिका कहती है, तुम बस इंतज़ार करो, मैं उन सैंपल्स को बंदोबस्त करके दोबारा लौटती हूँ। उसके बाद तुम सब कुछ खुद ही समझ जाओगी। एनी कहती है, जी मैडम। अनिका कहती है, जब तक मैं वापस नहीं आती क्या तब तक आगे के काम को तुम संभाल लोगी? एनी जवाब देती है, जी मैडम, इन रिजल्ट्स के आने पर आगे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप आराम से जाइए। अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, गुड नाइट एनी। एनी पलटकर जवाब देती है, हैव ए नाइस नाइट मैडम। दिल्ली की सुनसान सड़क मल्होत्रा फार्मेसी से कुछ दूर। रात हो चुकी थी। श्वेता अपनी गाड़ी लेकर फार्मेसी से घर जाने के लिए निकली थी। फार्मेसी ऐसी जगह पर थी जहाँ पर सामान्यतः दूर दूर तक बसावट नहीं थी,
फार्मेसी से कुछ ही किलोमीटर दूर चलने के बाद अचानक से श्वेता की गाड़ी खराब हो जाती है। श्वेता काफ़ी कोशिश करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। आज श्वेता के साथ उसका ड्राइवर भी नहीं था। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद श्वेता गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे इधर उधर से देखने लगती है। अभी श्वेता इस काम में लगी हुई थी कि इतने में वहाँ से दो बाइकर गुजरते हैं। सुनसान जगह पर रात के वक्त श्वेता को इस तरह अकेला देखकर वह बाइकर कुछ दूर जाकर वापस लौट आते हैं। अच्छी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद कि श्वेता के साथ कोई और अन्य व्यक्ति नहीं है, उनमें से एक लड़का कहता है, क्या हुआ मैडम, क्या हम कोई मदद करें? इतनी रात को यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है। उन दोनों के बोलने के लहजे में एक अलग तरह की आवारागर्दी झलक रही थी। श्वेता को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि जब तक वह अपने लिए कोई मदद नहीं मंगा लेती तब तक उसके लिए बाहर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है। श्वेता बिना कोई जवाब दिए जल्दी से वापस जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। तभी पीछे से एक दूसरी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी और उसकी तेज आवाज़ सुनकर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। यह गाड़ी श्वेता की गाड़ी से कुछ दूर जाकर रुक जाती है, लेकिन यह श्वेता की गाड़ी से इतनी दूर थी कि श्वेता को इसके अपने आसपास होने का कोई आभास नहीं था। तभी गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है, जिसकी वेशभूषा देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि वह सिक्योरिटी गार्ड है। वह अपना फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन करता है। सिक्योरिटी गार्ड की कॉल देखकर उधर से एक व्यक्ति फ़ोन उठाता है और फिर धीमी आवाज़ में पूछता है, हाँ बोलो। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर मुझे लगता है श्वेता मैडम की गाड़ी ख़राब हो गई है और वह यहाँ पर एकदम अकेली है। यहाँ मैं उनकी मदद के लिए जाऊँ? वहाँ से आवाज़ आती है, नहीं, तुम सिर्फ दूर से निगाह रखो, वैसे भी वह तुम्हारी मदद नहीं लेगी, बस ध्यान रखो कि उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तभी गार्ड कहता है, मुझे लगता है कि अभी यहाँ से निकलने वाले दो लड़के उन्हें छेड़ रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी को देखकर वह भाग गए। यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उधर से दोबारा से आवाज़ आती है, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो। गार्ड कहता है, जी सर। यहाँ वह व्यक्ति खुद से ही कहता है, चलो। फिर एक मौका हाथ आया। फिर वह अपने ड्राइवर से कहता है, तुम जाकर गार्ड्स के साथ बैठो, ड्राइव मैं खुद करूँगा। ठीक 15 मिनट बाद श्वेता की गाड़ी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ होती है। श्वेता जब आवाज़ सुनती है तो एक पल के लिए सहम जाती है, लेकिन जब गाड़ी के शीशे के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। साथ ही उसकी हिम्मत भी लौट आती है। अब श्वेता खिड़की का शीशा नीचे करने की जगह सीधा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लक्ष्य जवाब देता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी आपकी गाड़ी के नंबर पर ध्यान गया, इसीलिए देख रहा था कि गाड़ी में कोई है या यह बेचारी गाड़ी यहाँ अकेले ही खड़ी है। आखिर आपकी गाड़ी है, मेरे लिए इसकी चिंता करना स्वाभाविक ही है। इसके बाद लक्ष्य अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, आप इतनी रात को यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हैं? क्या आप मेरा इंतज़ार कर रही थी? पर आपको कैसे पता चला कि मैं इस रास्ते से गुजरने वाला हूँ? श्वेता को लक्ष्य को अपने पास देखकर इस वक्त बेहद अच्छा लग रहा था। पहले इसलिए क्योंकि उसने कई दिनों से लक्ष्य को देखा नहीं था, और दूसरा इसलिए क्योंकि इस वक्त वह गाड़ी के खराब होने से भारी मुसीबत में फंस गई थी। लक्ष्य के पास होने से श्वेता को पूरी दुनिया स्वर्ग जैसी खूबसूरत महसूस होने लगती थी, लेकिन वह अपने मन के भावों को चेहरे पर आने से रोक लेती है। अब श्वेता लक्ष्य के बेहद प्यार से पूछे गए सवाल का जवाब अपनी निगाहें झुकाकर कुछ नाराज़गी जताते हुए देती है। मेरी जासूसी की एजेंसी नहीं है जो मुझे यह पता रहे कि आप कब कहाँ से आते हैं और कब कहाँ जाते हैं। दरअसल श्वेता ने अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य पर कटाक्ष किया था। श्वेता को शक था कि लक्ष्य अचानक से यहाँ नहीं पहुँचा, वह जरूर श्वेता की मदद करने के लिए ही यहाँ आया है। अब लक्ष्य मुस्कुराकर कहता है, देखिए कितना अजीब संयोग है ना, आपको मदद चाहिए और ईश्वर ने आपकी मदद करने के लिए मुझे चुना है। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आप श्वेता कहती है, एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद है मैंने अभी तक आपसे एक बार भी नहीं कहा कि मुझे किसी की मदद चाहिए, और मैं उस मदद के ही इंतज़ार में यहाँ रुकी हूँ। फिर आपको कैसे पता कि वह मदद गाड़ी की है? अब लक्ष्य मुस्कुराकर जवाब देता है, श्वेता जी, कॉमन सेंस है। इतनी रात को कोई भी खूबसूरत लड़की जो बेहद समझदार भी हो, इस तरह से सुनसान रास्ते पर गाड़ी के अंदर बैठकर कम से कम मौसम का लुत्फ तो नहीं उठाएगी। ज़रूर उसकी गाड़ी ही खराब हुई होगी। अब श्वेता कहती है, लेकिन मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए।
फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगी। अब लक्ष्य जवाब देता है, ठीक है, आप मेरे साथ मत आइए। एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी ले जाइए। मेरा ड्राइवर कल सुबह मल्होत्रा हाउस से गाड़ी ले आएगा। मैं दूसरी गाड़ी में घर चला जाऊंगा। लक्ष्य की दरियादिली और अपनी हालत को देखकर श्वेता कुछ पलों के लिए वहीं चुपचाप खड़ी रहती है। अपने फ़ोन को अपनी 2 उंगलियों के बीच में घुमाते हुए नीचे चेहरा करके वह कुछ सोचने लगती है। लक्ष्य भी हमेशा की तरह अपने स्टाइल में गाड़ी से टेक लगाकर अपने दोनों हाथों को विवेकानंद की पोज में बांधकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप श्वेता के चेहरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है। कुछ देर बाद श्वेता अपने माथे पर अपना हाथ मार लेती है और जाकर लक्ष्य की गाड़ी में सामने वाली पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। ऐसा करने के अलावा श्वेता के पास कोई और चारा नहीं था। श्वेता की गाड़ी में बैठते ही लक्ष्य की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। लक्ष्य मुस्कुराते हुए जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। अनिका रोहित का बेडरूम। अनिका रिसर्च लैब से बाहर निकल जाती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि रोहित बेड पर सिरहाने से टेक लगाकर अपने सिर को पीछे करके बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। उसने तकिए को उठाकर अपने पैरों पर रखा हुआ था। जैसे ही अनिका कमरे में पहुंचती है तो रोहित को इस तरह से बैठा हुआ देखकर अपनी जगह पर स्थिर होकर खड़ी हो जाती है। तभी रोहित बिना किसी हाव भाव के अनिका की तरफ देखने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और फिर वह बोल उठता है, क्या मुझे नींद आ गई है? मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, नींद ही आ गई होगी। वैसे भी अपना काम पूरा किए बिना तुम तो लौटने से रही। देखो अनिका, अब ख्वाब में भी तुम मुझे रिसर्च लैब से वापस आई हुई दिखाई दे रही हो। अब मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी हालत समझ सकती हो? फिर एक पल रुककर दोबारा कहना शुरू करता है, तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे कटता है, क्या तुम इसका अंदाज़ा लगा सकती हो? फिर खुद से ही जवाब देते हुए आगे कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल नहीं समझ सकती। अगर समझ सकती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती। कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रोहित की बात सुनकर अनिका धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रोहित के सामने आकर बैठ जाती है। फिर अपने दोनों हाथों से रोहित के चेहरे को छूते हुए उसके गालों पर ले आती है। रोहित अपने दोनों आंखें बंद कर लेता है और अनिका के स्पर्श को महसूस करने लगता है। अनिका कहती है, बताओ यह ख्वाब तुम्हें कैसा लग रहा है? रोहित अनिका के स्पर्श की गुदगुदी से मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, बिल्कुल हकीकत जैसा, उतना ही सुख जितना हकीकत में होता है। तभी अनिका अपने दोनों हाथों से रोहित के गालों को कस के छोटे बच्चों के गोलमोल गालों की तरह पकड़कर हिलाने लगती है और उसके गालों को छोड़ देने के बाद फिर से पूछती है, क्या दर्द हो रहा है मिस्टर मारवा? रोहित अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ दर्द हो रहा है, बिल्कुल हकीकत की ही तरह। अनिका फिर से पूछती है, क्या सपने में दर्द होता है? यह सुनते ही रोहित अपनी जगह पर ही उछल पड़ता है और अनिका को अपनी दोनों बाहों में भर लेता है। फिर खुशी से कहता है, मतलब मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, आज की रात मैं चैन की नींद सो पाऊँगा? फिर एक पल रुककर आगे पूछता है, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया या फिर तुम मेरे साथ डिनर करने आई हो? अनिका कहती है, एक एक करके सवाल पूछोगे तो मेरे लिए जवाब देना आसान होगा, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब एक साथ दे देती हूँ। अब एक पल रुककर दोबारा कहना शुरू करती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं तुम्हारे साथ डिनर करने आई हूँ। तुमने ही कहा था ना कि मैं हर रात तुम्हारे साथ डिनर करूँ। हर रात ना सही, कम से कम आज की रात तो हम ऐसा कर ही सकते हैं। फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए एक पल रुककर आगे कहती है, और आज की रात मैं अच्छी नींद भी लेने वाली हूँ, मतलब तुम्हारे साथ यहीं इसी बेड पर सोने वाली हूँ। अब तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब यह है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे वापस जाना होगा, लेकिन कल सुबह के बाद। यह सुनकर पहले रोहित के चेहरे पर उदासी आती है और फिर खुशी आ जाती है। वह कहता है, ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी से खाना लगवा देता हूँ। जब तक रोहित डिनर के लिए ऑर्डर देता है तब तक अनिका अपने फ़ोन निकालती है, फिर उस पर कुछ टाइप करती है और फिर प्रीति, कौटिल्य और भूमिका तीनों को मैसेज देती है। उसने मैसेज में पूछा था, क्या तुम अभी फ्री हो या फिर सो चुके हो? क्या हम अभी थोड़ी देर बाद मीटिंग हॉल में मिल सकते हैं? अनिका के मैसेज करने के बाद थोड़ी देर बाद ही
एक एक करके तीनों के जवाब आ जाते हैं। तीनों में से कोई भी अभी तक सोया नहीं था। अनिका आधे घंटे बाद सभी को मीटिंग हॉल में मिलने के लिए बुला लेती है। अनिका और रोहित डिनर करने के बाद हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। मीटिंग हॉल, मारवा हाउस। नियमित समय पर रोहित, अनिका, प्रीति, भूमिका और कौटिल्य मीटिंग हॉल में एकत्रित हो जाते। रात का वक्त होने की वजह से इस वक्त सभी नाइट ड्रेस में थे। अनिका अपनी जगह पर बैठते हुए सभी से कहती है, मुझे उम्मीद है कि सभी का काम बढ़िया चल रहा होगा और मैंने किसी की भी नींद खराब नहीं की होगी। अनिका के इस बात पर सभी मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना में हिला देते हैं। भूमिका मुस्कुराकर कहती है, तुम जब चाहो तब हमारी नींद खराब कर सकती हो। अब अनिका मुस्कुराकर आगे कहती है, आज की मीटिंग का उद्देश्य एक टास्क है। फिर भूमिका की तरफ देखते हुए कहती है, भूमिका, तुम्हारा फेवरेट गेम। फिर दोबारा से सभी की तरफ देखकर कहती है, अब देखना यह है कि आप में से कौन इस टास्क को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। अनिका की इस बात पर सभी के साथ रोहित भी हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। सभी के चेहरों की हैरानी को देखकर अनिका के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है और वह अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहती है, मैं आप सभी का सस्पेंस ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। दरअसल मुझे सौम्या का ब्लड सैंपल चाहिए, वह भी बिना किसी तरह का खतरा मोल लिए, उसे शक भी ना हो और हमारे पास उसका ब्लड सैंपल भी आ जाए। इतना कहने के बाद अनिका एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर दोबारा से अपनी बात को शुरू करते हुए कहती है, आप सभी पर किसी तरह का दबाव नहीं है। अगर आप में से कोई इस काम को करने का इच्छुक है तो मुझे बता दे, या फिर आप इस काम के लिए मना भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रहे, इस काम को करने के लिए आपके पास कल दोपहर तक का ही वक्त होगा। कुछ पल कमरे में खामोशी रहती है। फिर भूमिका कहती है, मेरे पास एक प्लान है। अगर प्रीति मेरा साथ देगी तो हम इसे जरूर पूरा कर पाएंगे। प्रीति जवाब देती है, मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं, मैं तैयार हूँ। अनिका कहती है, ठीक है, तो यह तय रहा कि इस मुश्किल काम को प्रीति और भूमिका मिलकर अंजाम देने वाले हैं। फिर कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, कौटिल्य, तुम जरा ध्यान देना, इन्हें तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत हो तो। अनिका अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, आज के लिए इतना ही। अब आप सभी जाकर अच्छी नींद लीजिए, कल मिलते हैं। मीटिंग हॉल से निकलने के बाद भूमिका प्रीति से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि वह किस शिफ्ट में काम कर रही है? प्रीति जवाब देती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है उसकी शिफ्ट 1 बजे तक खत्म होगी। अब भूमिका कहती है, कल सुबह होटल हेवन चलने के लिए तैयार रहना। इसके अलावा उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए जो भी ज़रूरी लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए वह भी ले लेना। प्रीति जवाब देती है, ठीक है, मैं समय पर सभी चीज़ों के साथ तैयार रहूँगी। प्रीति का कमरा। अगली सुबह भूमिका प्रीति के कमरे में पहुंच जाती है। भूमिका को देखते ही प्रीति की आंखें बड़ी हो जाती हैं और मुंह खुला रह जाता है। पहले प्रीति भूमिका के चारों तरफ घूमती है और उसके बाद अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख लेती है। उसके मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, भूमिका दी, यू आर लुकिंग सो हॉट। आज बहुत दिनों के बाद भूमिका ने ट्यूलिप टॉप के साथ शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। भूमिका की लंबी पतली टांगे, A1 फिगर, हाई हील्स सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते थे। भूमिका पहले ही काफ़ी सुंदर थी, ऊपर से उसका मेकअप। भूमिका इस लुक में किसी के पास से गुजर जाए और वह पलट कर ना देखे, ऐसा कभी नहीं होता था। आज फिर से भूमिका कहर ढाने के मूड में थी। अब भूमिका प्रीति को देखकर कहती है, थैंक यू माय डार्लिंग। फिर प्रीति को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहती है, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? प्रीति कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, चलिए। अब भूमिका कहती है, क्या ऐसे? एक पल रुककर दोबारा कहती है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ पहनोगी, इसे चेंज करो अभी इसी वक्त। प्रीति कहती है, आप ही बताइए क्या पहनूं? भूमिका जवाब देती है, जो मैं तुम्हें पहनने के लिए कहूँगी वह तुम्हारे पास होगा नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए ड्रेस मैं खुद लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर भूमिका अपने हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट प्रीति को पकड़ा देती है और कहती है, जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। प्रीति पैकेट से ड्रेस निकालती है तो उसे देखते ही रह जाती है। इसमें शॉर्ट टॉप और शॉर्ट स्कर्ट थी। एक पल के बाद होश संभालते हुए प्रीति एक लय बांधते हुए कहती है, नहीं 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 भूमिका दी, मैं यह नहीं पहनूंगी, मुझसे नहीं होगा। फिर अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ, आप ही बताइए इनमें क्या बुराई है?
भूमिका कहती है, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी है, आदेश दिया है, जितना कहा है उतना करो। मैं तुम्हें इस तरह इन कपड़ों में अपने साथ लेकर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जो कहा है वह पहनो। प्रीति कहती है, भूमिका दी, मैं इसे पहनकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहूंगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं बार बार अपने टॉप और स्कर्ट को खींचती रहूंगी। भूमिका कहती है, खबरदार, जो तुमने अपने स्कर्ट या टॉप को खींचने की कोशिश की, इतने खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती के दिखाने से वह कम नहीं हो जाएगी। चलो अब जाओ और इसे पहन कर आओ। इससे पहले कि प्रीति दोबारा से इनकार करती, भूमिका उसे धकाते हुए कहती है, जाती हो या नहीं? प्रीति मिमिनाती वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर में भूमिका का दिया हुआ ड्रेस पहनकर आ जाती है। भूमिका कहती है, यह हुई ना बात। प्रीति ने अपने बालों को खुला करके अपने दोनों साइड कंधों पर डाला हुआ था ताकि उसे कुछ कंफर्टेबल फील हो। प्रीति का शॉर्ट टॉप ऑफ सोल्जर होने के साथ साथ फुल स्लीव्स था और उसकी स्लीव पफी स्टाइल में बनी हुई थी। अब भूमिका प्रीति से कहती है, अपनी हील्स चेंज करो। प्रीति कहती है, अगर भागने की नौबत आ गई तो मैं उसमें कैसे भागूंगी? भूमिका पलटकर जवाब देती है, जब भागने की नौबत आएगी तो खुद समझ जाओगी कि हील्स में कैसे भागते हैं। तुम्हें क्या मालूम हील फाइटिंग में कितना काम आती है। दुश्मन पर इनका चाकू से थोड़ा ही कम असर होता है। होटल हेवन। कुछ ही देर बाद दोनों तैयार होकर होटल हेवन पहुंच जाती हैं। अर्जुन सिंह वहां पहले से ही मौजूद था। वह एंट्री पॉइंट पर ही उन दोनों को मिल जाता है। अर्जुन सिंह का लुक काफ़ी डसिंग लग रहा था। प्रीति देखकर इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, भैया यू आर लुकिंग ग्रेट। अर्जुन सिंह कहता है ना? प्रीति अपनी गर्दन हिलाकर मुस्कुरा देती है। हाय हेलो करने के बाद वह तीनों अंदर की ओर चल पड़ते हैं। भूमिका बड़े ही स्टाइल से अर्जुन सिंह के हाथ में अपना हाथ डाल देती है और होटल हेवन में एंट्री करती है। प्रीति भूमिका को देखकर दंग रह जाती है। साथ ही भूमिका के इस रूप को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान भी आ जाती है, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव को संभालते हुए वह आगे बढ़ती है। भूमिका का कॉन्फिडेंस और स्टाइल सभी कुछ देखने लायक था। अर्जुन सिंह को किसी भी तरह की डिटेल देना भूमिका के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अर्जुन सिंह भूमिका के साथ इतने समय से काम कर रहा था कि भूमिका के काम करने के तरीके से बेहतर तरीके से परिचित था। वह अच्छी तरह समझ गया था कि अगर भूमिका ने उसे यहाँ बुलाया है तो जरूर किसी की सामत आई होगी। भूमिका ने बिल्कुल सेंटर में एक टेबल बुक करवाई थी। वह तीनों जाकर इस टेबल पर बैठ जाते हैं। भूमिका उसी तरह बिहेव करती है जैसे कोई भी नॉर्मल कपल बिहेव करता है। सबसे पहले स्टार्स के लिए अर्जुन सिंह ऑर्डर देता है। भूमिका और अर्जुन इस तरह से बैठे थे कि उनका चेहरा काउंटर की तरफ था, जबकि प्रीति का चेहरा अर्जुन और भूमिका की तरफ था। फिर यूं ही काफ़ी देर तक धीरे धीरे खाते पीते गपशप करते रहते। उन सभी चीज़ों का ख़त्म करने के बाद अब ऑर्डर करने की बारी भूमिका की थी। भूमिका ने होटल की महंगी से महंगी चीज़ें ऑर्डर की। थोड़ी ही देर में खाना उनके सामने आ चुका था। वेल ड्रेस्ड खूबसूरत वेटर्स उन्हें खाना सर्व करके वहाँ से वापस चली जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद भूमिका प्रीति के सिर से एक बाल खींच लेती है। प्रीति अपने सिर पर हाथ रखकर आह की आवाज़ करती है। भूमिका बड़े ही स्टाइल से प्रीति की ओर देखते हुए कहती है, ओह माय डॉल, आई एम रियली सॉरी, इट्स जस्ट बाय ए लिटिल मिस्टेक। आई होप तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। प्रीति बच्चों जैसा चेहरा बनाकर भूमिका की तरफ देखते हुए इट्स ओके कहकर अपने खाने पर ध्यान देने लगती है। अर्जुन भूमिका की इस हरकत पर धीरे धीरे हंसने लगता है। फिर जब प्रीति उसकी तरफ देखती है तो मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम्हारे बाल लंबे हैं, इसलिए सिर्फ एक ही बाल की कुर्बानी काफ़ी है। अगर तुम साथ नहीं होती तो मेरे सिर से कई बाल चले जाते। अर्जुन की बात सुनकर भूमिका बिना अपने चेहरे के हाव भाव बदले दबी आवाज़ में कहती है, क्या तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे या फिर उसके साथ जो होने वाला है वह तुम्हारे साथ करूं? अब अर्जुन जवाब देता है, नो नीड, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। अब तक भूमिका उस बाल के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खाने में डाल चुकी थी और हाथ में लगी हुई चम्मच से उसे अच्छी तरह मिक्स कर देती है। भूमिका को ऐसे करते हुए देखकर प्रीति के चेहरे पर अजीब से भाव दिखाई देने लगते हैं, जैसे वह कहना चाह रही हो, क्यों खाने को बर्बाद कर रही हो? खाने की चीज़ों के साथ ऐसा कोई करता है क्या? इतने टेस्टी खाने को जाया मत करो।
भूमिका प्रीति के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए एकदम धीमी आवाज़ में उससे कहती है, अपना चेहरा संभालो, हम यहाँ खाना ठूसने नहीं आए बल्कि किसी काम को अंजाम देने आए हैं, भूलना मत मेरी जान। मारवा हाउस के खाने के सामने यह खाना ज़्यादा टेस्ट का नहीं है, और अगर तुम्हें यही खाना है तो फिर कभी बाद में आकर खा लेंगे, फिलहाल काम पर ध्यान दो। प्रीति मूक रूप से अपनी गर्दन हिला देती है। अब भूमिका बड़े ही प्यार से एक वेटर्स को आवाज़ लगाती है। वेटर्स भूमिका के पास पहुंच जाती है। भूमिका कहती है, क्या तुम्हारे यहाँ के शेफ अपनी हेयर को कवर नहीं करते? देखो इसमें क्या है। वेटर्स बाल को देखकर हड़बड़ा जाती है और वह कहती है, मैडम हमारे यहाँ हेल्थ और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, पता नहीं यह कैसे हो गया, मैं दूसरा मंगवा देती हूँ। ऐसा कहकर वह जैसे ही खाने को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, भूमिका अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और बरसते हुए कहती है, तुम क्या कहना चाहती हो? यहाँ हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखा जाता है तो यह बाल कैसे आया? क्या यह इतने छोटे छोटे टुकड़े मेरे बालों से आए हैं? क्या तुम्हें मेरे बालों का साइज दिखाई नहीं देता? फिर अर्जुन सिंह की तरफ हाथ आगे करते हुए आगे कहती है, या तुम यह कहना चाहती हो कि मेरे मंगेतर के बाल गिर रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है, बुलाओ मैनेजर को। भूमिका की बात को सुनकर वेटर्स घबरा जाती है और कहती है, आई एम सॉरी मैडम, मेरा यह मतलब नहीं था मैडम। शांत हो जाइए मैडम। वेटर्स लगातार भूमिका को मनाने के लिए मैडम मैडम की ही रट लगाती रही, लेकिन भूमिका ने उसकी एक नहीं सुनी। वह दनदनाते हुए सीधा काउंटर पर पहुंच जाती है। इस भूमिका के हाथ में एक फोक कांटा था जिसे भूमिका ने वापस नहीं रखा था। उसी फोक के साथ भूमिका काउंटर पर पहुंच चुकी थी और शोर मचाते हुए कहती है, मैनेजर कहाँ है? हम इतने पैसे खर्च करके यहाँ इसलिए आते हैं ताकि हम बाल खाएं और ऊपर से यह भी सुने कि खाने में बाल हमने डाला है। आज ही डीएनए होगा, इस बाल को हम यही डीएनए करवाएंगे, हम इस होटल को बंद करवा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैनेजर! भूमिका का शोर सुनकर वहाँ स्टाफ के कई सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वह भूमिका को शांत कराने की कोशिश करते हैं। मैडम आप बैठ जाइए, हम मैनेजर को बुलाते हैं। मैडम आप शांत हो जाइए, जिसकी भी गलती होगी उसे प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगी। मैनेजर साहब आते ही होंगे मैडम। आपको खाने का बिल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको दोबारा से खाना बनवाकर कम्प्लीमेंट्री देंगे। प्लीज़ आप इस तरह से हाइपर ना हो। मैनेजर सर तक खबर पहुंचा दी है, वह आ ही रहे होंगे। लेकिन भूमिका को जितना शांत कराने की कोशिश की जाती, भूमिका उतना भड़क जाती। मुझे तुम्हारी कम्प्लीमेंट्री की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे होटल में मैं अपनी जेब में रखकर घूमती हूँ। मैं चाहूँ तो इसे तुरंत खरीद सकती हूँ। मेरी ही गलती है जो इसका नाम सुनकर यहाँ चली आई। वह हिंदी में कहावत है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, बस वही है तुम्हारा होटल। थोड़ी ही देर में मैनेजर भी वहाँ आ पहुँचता है। वह भी पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह से भूमिका को शांत कर सके, लेकिन भूमिका किसी भी तरह से चुप होने के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे होटल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसी ओर चला जाता है कि काउंटर पर कुछ बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब तक भूमिका के चारों तरफ स्टाफ के इतने लोग इकट्ठे हो चुके थे कि भूमिका को कोई भी देख नहीं पा रहा था। केवल भूमिका की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह शिफ्ट चेंज किए जाने का वक्त था। यही वजह थी कि मैनेजर उसे वक्त पर वहाँ मौजूद नहीं था। वह ड्यूटी ऑफ होने से पहले कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने चला गया था। ठीक इसी वक्त नेक्स्ट शिफ्ट का मैनेजर वहाँ पहुँच जाता है। वह भूमिका को पहले से जानता था। वह जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, भूमिका आंखों के इशारे से उसे इनकार कर देती है। वह चुप होकर पीछे हट जाता है। दरअसल वह होटल का पुराना वफादार मैनेजर था और मारवा परिवार के ज़्यादातर सभी सदस्यों को चेहरे से अच्छी तरह से जानता था। वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि भूमिका पुलिस डिपार्टमेंट में है। भूमिका के इशारा करने पर वह समझ जाता है कि ज़रूर भूमिका यहाँ किसी मिशन पर होगी, वरना अपने ही होटल को खरीद लेने की बात कौन करता है। मैनेजर काफ़ी समझदार था, इसीलिए वह इस तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे कि वह कुछ देख ही नहीं रहा और वहाँ से चला जाता है। तभी अर्जुन सिंह भी भूमिका के पास पहुँच जाता है और भूमिका को शांत कराने का नाटक करने लगता है। कम डाउन बेबी, इट्स जस्ट ए मिस्टेक। भूमिका कहती है, मिस्टेक? मिस्टेक को मिस्टेक की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। इनका तो कहना है कि यह बाल भी हम अपने साथ अपने खाने में मिलाने के लिए लेकर आए हैं।
ठीक इसी वक्त स्टाफ की एक लड़की सौम्या तक पहुंच जाती है और उससे कहती है, सौम्या, बड़ी भारी मुसीबत सर पर आई है, तुम ही इस हालत में कुछ कर सकती हो, प्लीज़ जाकर उस कस्टमर को संभालो, नहीं तो न जाने आज किस किस की नौकरी जाएगी। सौम्या बड़े ही प्यार से जवाब देती है, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर सौम्या काउंटर पर पहुंच जाती है। सौम्या को देखते ही भूमिका प्रीति की तरफ देखती है। प्रीति अभी भी अपनी जगह पर ही बैठी थी। वह भूमिका का इशारा मिलते ही अपनी आंखों से कन्फर्मेशन देती है कि हाँ, यही है। सौम्या भूमिका के पास जाती है। भूमिका काउंटर पर लगे हुए शीशे के रिफ्लेक्शन में सौम्या को अपने पास आते हुए देखती है, लेकिन एक भी बार उसकी तरफ चेहरा नहीं करती। अब सौम्या उसके पास खड़े होकर बड़ी ही शालीनता और प्यार से कहती है, मैडम, आप शांत हो जाइए, आप हमें बताइए कि आप क्या कहती हैं, आप क्या चाहती हैं, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। इसके बाद भी भूमिका काउंटर के उस तरफ खड़े हुए स्टाफ को सुनाती चली जाती है, लेकिन सौम्या की तरफ नहीं देखती। अब सौम्या आगे कहती है, मैडम, किसी एक व्यक्ति की गलती या बेवकूफ़ी की वजह से आप अपना पूरा दिन क्यों खराब कर रही हैं? आप हमें बताइए, हम आपका दिन को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? लेकिन भूमिका इस बार भी सौम्या की बात का एकदम अनसुना कर देती है और लगातार अपनी ही धुन में बड़बड़ाती चली जाती है। भूमिका की निगाह लगातार शीशे के रिफ्लेक्शन पर थी। जैसे ही सौम्या भूमिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए भूमिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, ठीक उसी वक्त भूमिका अपना फोक पकड़ा हुआ हाथ पीछे की तरफ झटकती है, जिससे भूमिका का हाथ सौम्या के हाथ पर टकरा जाता है। जैसे ही भूमिका का हाथ टकराता है, वह सौम्या की तरफ देखती है। सौम्या को एहसास भी नहीं होता कि उसके हाथ पर कट लग चुका है। अब भूमिका सौम्या के हाथ की तरफ देखकर कहती है, ओह माय गॉड, देयर इज ब्लड। ऐसा कहकर भूमिका अपने हाथ में पकड़े हुए कांटे को स्टाफ की तरफ करते हुए कहती है, तुमने यह किस तरह के फोक रखे हैं? क्या किसी इंसान की जान लेना चाहते हो? ऐसा कहकर वह उसे एक तरफ फेंक देती है और झट से सौम्या का हाथ पकड़ लेती है। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, जल्दी। इसी वक्त प्रीति अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। जब तक प्रीति वहां पहुंचती है, ठीक उसी वक्त तक फर्स्ट एड बॉक्स भी आ जाता है। अब भूमिका सौम्या से कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी डॉल मेडिकल स्टूडेंट है, वह जरा सी देर में तुम्हारा फर्स्ट एड कर देगी। जैसे ही सौम्या प्रीति की तरफ चेहरा करने लगती है, भूमिका अपने दोनों हाथों से सौम्या का चेहरा पकड़ लेती है और कहती है, नहीं नहीं, तुम अपनी चोट की तरफ बिल्कुल मत देखो, तुम्हें काफ़ी दर्द होगा। ऐसा कहकर वह अपना और सौम्या दोनों का चेहरा दूसरी तरफ कर देती है और सौम्या का चेहरा नहीं छोड़ती। फिर सौम्या से कहती है, मुझे बेहद अफसोस है, मेरी वजह से इतनी खूबसूरत लड़की को चोट लग गई। वैसे जो भी है, तुम्हें बेहद खूबसूरत हो, तुम्हें तो मॉडलिंग का काम करना चाहिए, यहाँ होटल मैनेजमेंट का नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो किसी से भी पूछ लो। जब तक भूमिका सौम्या के साथ बातें करती है, इधर प्रीति सौम्या का हाथ पकड़ती है और उसे हल्का सा ऊपर करके कलाई को अंदर की तरफ मोड़ती है, ताकि हाथ पर लगे हुए कट से खून बहना कम हो जाए। ठीक इसी वक्त प्रीति की फुल स्लीव के कफ के बीच में बनी हुई खुली जगह से एक सिरिंज बाहर निकालती है और ब्लड सैंपल लेकर वापस पीछे हो जाती है। थोड़ी सी ही देर में तेज गति से प्रीति फर्स्ट एड कर देती है और ब्लड साफ की गई कॉटन को वहीं पर छोड़ देती है, जिससे कि सौम्या के मन में किसी तरह का संदेह ना हो। अब जैसे ही सौम्या प्रीति की तरफ चेहरा करती है, प्रीति अपना चेहरा घुमाकर अर्जुन की तरफ कर लेती है और उससे बात करने लगती है। ठीक इसी वक्त अर्जुन प्रीति के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, वेल डन, तुम मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर वह प्रीति को लेकर वापस टेबल पर चला जाता है। सौम्या प्रीति का चेहरा नहीं देख पाती। इसके बाद भूमिका पूरी तरह से शांत हो जाती है। अर्जुन और प्रीति के साथ बैठकर अच्छी तरह से लंच करती है। फिर वह तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। होटल हेवन से बाहर निकलने के तुरंत बाद प्रीति सबसे पहले ब्लड सैंपल को प्रिजर्व बॉक्स में सेव कर लेती है। इसके बाद प्रीति लंबी गहरी सांस लेती है। फिर जैसे ही उसकी निगाह भूमिका पर जाती है, अचानक से ही वह गाड़ी में ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। भूमिका प्रीति से कहती है, क्या पागलों की तरह हंस रही हो, चुप हो जाओ। प्रीति अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हंसी दोबारा से छूट जाती है और वह पहले से भी ज़्यादा हंसने लगती है। उसे देखकर ड्राइव करता हुआ अर्जुन भी हंसने लगता है। भूमिका हमेशा की तरह प्रीति के सिर पर टपली देती है और फिर खुद भी हंसने लगती है। खूब हंस लेने के बाद प्रीति भूमिका से कहती है,
मुझे एक बात समझ नहीं आई। भूमिका कहती है, क्या? पूछो। प्रीति कहती है, आपने उसके हाथ पर जो कट लगाया था उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह फोक से लगाया गया है। क्या फोक चलाना भी एक कला है? अब भूमिका कहती है, तुम एकदम बुद्धू हो। तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? एक तरफ कह रही हो कि वह निशान फोक का नहीं था और दूसरी तरफ कह रही हो फोक से वह कट कैसे बनाया। इसके बाद भूमिका अपना हाथ आगे करती है और झटकती है। भूमिका के हाथ झटकते ही भूमिका के हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट, जो कि एक पतली मेटल की पट्टी जैसा था, वह खुलता है और फिर दोबारा से भूमिका के हाथ पर लिपट जाता है। अब भूमिका कहती है, यह तुम्हारे डॉक्टर नाइफ से भी ज़्यादा तेज है। अगर जानबूझकर किसी को चलते फिरते भी सही जगह पर मार दिया जाए तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। हाँ, इसे चलाना जरूर एक कला है। प्रीति बड़ी ही हैरानी से इसे देखने लगती है। प्रीति के चेहरे की हैरानी देखकर अर्जुन और भूमिका दोनों हंसने लगते हैं। यूं ही हंसी मजाक करते हुए जब वह काफ़ी दूर निकल जाते हैं तब रास्ते में ही अर्जुन सिंह भूमिका को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। गाड़ी से बाहर आकर वह वहीं पार्क की हुई अपनी गाड़ी लेकर हेडक्वार्टर के लिए निकल जाता है। यहीं भूमिका और प्रीति मारवा हाउस के लिए आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। भूमिका मुस्कुराकर प्रीति से कहती है, देखो, जब हम आउटिंग के लिए प्लान कर रहे थे तब तुम तैयार नहीं थी और एक ही दिन के बाद खुद ही आउटिंग का प्लान बन गया। अब प्रीति कहती है, यह काफ़ी रोमांचक और मज़ेदार था। भूमिका दी, जो भी कहो, आप हैं बहुत अच्छी एक्टर। आप उस सौम्या से कह रही थी कि उसे मॉडलिंग में होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। इसके बाद एक बार फिर से वह दोनों हंस पड़ती हैं और इसी तरह कुछ ही देर में मारवा हाउस पहुंच जाती हैं। डाइनिंग हॉल, मारवा हाउस। अनिका डाइनिंग हॉल में ही प्रीति और भूमिका के लौटने का इंतजार कर रही थी। अपने धीमे धीमे कदमों से कुछ सोचते हुए इधर से उधर घूम रही थी। तभी उसे अपने सामने से मुस्कुराती हुई प्रीति और भूमिका उसके करीब आती हुई नजर आती हैं। उन दोनों के चेहरे को देखकर अनिका समझ जाती है कि काम हो गया है। प्रीति ब्लड सैंपल का बॉक्स ले जाकर अनिका के हाथ में देते हुए कहती है, लीजिए अनिका दी, मॉडल सौम्या का ब्लड सैंपल। अनिका के बॉक्स को हाथ में लेते ही प्रीति एक बार फिर से हंसने लगती है। भूमिका एक बार फिर उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, अब बस भी करो। अनिका उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि दोनों मस्ती के मूड में हैं। अनिका कहती है, वेल डन बोथ ऑफ यू। मुझे अभी जाना होगा, तुम दोनों जाकर चेंज कर लो, फिर मिलते हैं। ऐसा कहकर अनिका अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है।